Hello, friends and students. Welcome to the Siddharth classes. How are you all? I hope you all are doing well. So, today we'll continue the same chapter, Political Parties, from 10th Political Science, chapter number 6. Half of the chapter we have covered in the previous video. If you have not seen the previous video, go and watch. So, today we are going to study the national parties. So election commission has laid down details criteria of the proportion of votes and seat that the party must get in order to be a recognized party. देखो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहला फंक्शंस था कि द पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। उस फंक्शन में हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट उतारती हैं, ठीक है, और वो कैंडिडेट इलेक्शन फाइट करते हैं। सो वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हम पढ़ रहे थे, तो अगर बात की जाए इफ़ वी टॉक अबाउट द फेडरल सिस्टम इन ए कंट्री, फेडरल सिस्टम मीन्स द पावर शेयरिंग सिस्टम, कि हाउ डू वी शेयर आवर पावर, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा। जो लेवल ऑफ होगा, जो टॉप मोस्ट लेवल होता है, उसको नेशनल पार्टी, उसके बाद द स्टेट पार्टीज। तो ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो किसी पार्टी को स्टेट पार्टी बनाते हैं और किसी पार्टी को नेशनल पार्टीज बनाते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ रूल एंड रेगुलेशन डिसाइड किए हुए हैं, एंड दीज रूल एंड रेगुलेशंस है ना फॉलोज द टू क्राइटेरिया। द फर्स्ट voting criteria, votes, how many votes do you get in the elections, and second criteria is seats, and how many seats you get in the elections. तो पहला हम समझते हैं अबाउट द स्टेट पार्टीज। कोई पार्टी, सपोज एनीवन कैन फॉर्म ए पार्टी, कोई भी बना सकता है इन इंडिया एंड रजिस्टर्ड इट्स पार्टी विद द इलेक्शन कमीशंस। लेकिन उस पार्टी को हम क्या कहेंगे? स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी, क्या कहेंगे? तो उसका एक क्राइटेरिया है कब उसको इलेक्शन कमीशंस विल डिक्लेयर इट इज़ द स्टेट पार्टी और इट इज़ ए नेशनल पार्टी। तो स्टेट पार्टी के लिए सेम टू क्राइटेरिया, फर्स्ट वोटिंग क्राइटेरिया, सेकंड सीट क्राइटेरिया। तो वोटिंग क्राइटेरिया में उसको 6% वोट मिलने चाहिए इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट। जब एमएलए के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, इलेक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें उसको 6% वोट मिलने चाहिए और 2 सीटें आनी चाहिए उसकी, ठीक है। जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ, लेट्स सी अबाउट द हरियाणा, तो हरियाणा के अंदर 90 सीट्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली की। तो 90 सीट्स होती हैं, तो उन 90 सीट्स के अंदर से 2 सीट्स होनी चाहिए किसी पार्टी के पास, 2 सीट्स पे वो विन हो, और उसके पास टोटल जो वोटिंग डली है, मान लो टोटल वोटिंग हुई 60%, तो उस 60% का 6% उससे आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है कि 6% वोट इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 2 सीट्स। इफ द पार्टी गेट दीज 2 क्राइटेरियाज, सो इट विल बी डिक्लेयर्ड ए स्टेट पार्टी। नाउ टॉक अबाउट द नेशनल पार्टीज। अगर कोई पार्टी, इफ एनी पार्टी गेट्स द 6% वोट इन लोकसभा इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शन मीन्स जो हम पीएम बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, वी इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, जो पार्लियामेंट में हम भेजते हैं एमपीज, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो उस वाले इलेक्शन में उस पार्टी को 6% वोट अचीव करना पड़ेगा। अगर ये क्राइटेरिया फिल नहीं होता है, तो वो 6% वोट 4 अलग अलग स्टेट के अंदर जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली वाला इलेक्शन है, उनमें भी वोट हो सकते हैं, ठीक है। 4 सीट एंड 4 सीट्स इन लोकसभा। तो अगर किसी पार्टी को या तो लोकसभा इलेक्शन में 6% वोट मिल जाए, टोटल इलेक्शंस होते हैं उनमें से, या उसको 4 स्टेट्स के अंदर 6% वोट मिल जाए, और 4 सीटें तो उसको विन करनी ही होंगी लोकसभा में। तो 2 क्राइटेरिया होते हैं, फर्स्ट इज अबाउट द वोट एंड सेकंड अबाउट द सीट्स। तो अगर किसी पार्टी के अंदर
6% वोट मिले लेजिस्लेटिव असेंबली में और 2 सीटें आई तो वो स्टेट पार्टी। अगर लोकसभा के इलेक्शन में उसको 6% वोट मिले और 4 सीटें मिली तो वो नेशनल पार्टी। तो ये एक क्राइटेरिया है। तो इन 2016 7 मेजर पार्टी रजिस्टर्ड एज ए नेशनल पार्टीज। द फर्स्ट वन इज द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है इन पार्टीज के बारे में? वो द एग्जामिनर आस्क्स the questions about these political parties, simply he would ask that tell me वो पूछेगा आपसे describe about the BJP or the Indian National Congress or Trinamool Congress and about its ideology। मतलब इस पार्टी के बारे में बताएं और उसकी आइडियोलॉजी बताएं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है वो। सो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, अगर इसकी बात करें तो इट वॉज लॉन्च्ड इन 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। इसकी लीडरशिप में इन्होंने फॉर्म की इस पार्टी को और 2016 में इट रिकग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी एंड कमिटेड। और इसकी आइडियोलॉजी क्या है? द तृणमूल कांग्रेस इज कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड द ग्रास। सो आई थिंक इट्स mistyped the grass. सो कमिटेड टू द सेक्युलरिज्म, ये सेक्युलरिज्म इसको प्रमोट करती है, ठीक है। एंड इट हैज़ प्रेजेंस इन वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर एंड त्रिपुरा। ये इन स्टेट्स के अंदर एक्टिव है ये पार्टी। सो ये इस पार्टी की डिटेल्स है। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पार्टी के बारे में बताओ और उसकी आइडियोलॉजी बताओ, ठीक है। सो ये हमें थोड़ा सा याद करना है। और ये अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये ग्रास नहीं, ये फेडरलिज्म है, कमिटेड टू द सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म, ठीक है। सो लेट्स study the second major party, the national party, the Indian National Congress. It was founded in 1885 and has experienced many split। मतलब ये जब बनी थी it was so big party, बाद में इसमें स्प्लिट होते गई, जैसे इसके अंदर से छोटी छोटी पार्टीज, दूसरी पार्टीज बनती गई। Under the leadership of Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern secular democratic republic in India। मतलब we can say that during the Jawaharlal Nehru period the party achieved at the highest point। तो ये सब था। Ruling this party at the center of, मतलब ये सारे periods थे between this the Indian National Congress rules। So till 1977 means after the first elections to 1977, and then from the 1980 to 1989, after 1989 its support declined but it continues to be present throughout the country and the cutting across the social divisions। Simply जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी फॉर्म कब हुई? 1885 के अंदर। उसमें काफ़ी स्प्लिट हुए। जवाहरलाल नेहरू की जो लीडरशिप थी उसके दौरान काफ़ी सारी अचीवमेंट्स करे इन्होंने, और ये सारे पीरियड थे जिसके दौरान ये इन्होंने रूल किया। सो नेक्स्ट इज द भारतीय जनता पार्टी। द फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द अरेस्ट वाइल भारतीय जन संघ। मतलब पहले एक जनसंघ हुआ करता था जिसका नाम था भारतीय जनसंघ, देन उसी को रिवाइव किया गया एंड फाउंडेड द भारतीय जनता पार्टी एंड इज फॉर्म्ड बाय द श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951। कि जो ये भारतीय जनसंघ था ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको फाउंडेड किया था और इसी को रिवाइव करके भारतीय जनता पार्टी बनाई गई थी। अब इसकी आइडियोलॉजी क्या है? वांटेड टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्रॉइंग द
इंस्पायरिंग फ्रॉम इंडियाज एंशियंट कल्चर्स एंड वैल्यू, मतलब वो इंडियन एंशियंट जो कल्चर है हमारा, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, वट एवर ना, उसको थोड़ा सा, उससे लोगों को इंस्पायर करना चाहते थे, उसको और ज़्यादा डेवलप करना चाहते थे। एंड इनके एक लीडर थे दीनदयाल उपाध्याय, आइडिया ऑफ द इंटीग्रल ह्यूमंस एंड अंत्योदय, मतलब वो एक ह्यूमैनिटी को इंटीग्रेट करना चाहते थे। दे डिडंट वांट टू द डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, रिलीजन, कास्ट। नेक्स्ट, द आइडियोलॉजी वाज द cultural nationalism is an important element in its conceptions of Indian nationhood and the political। इनके लिए जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, जो द कल्चरल नेशनलिज्म, मतलब भारत का जो एक कल्चर है ना, वो इंडियन नेशनहुड एंड द पॉलिटिकली, जो पॉलिटिक्स, इसका एक सिंबल मानते थे। जो कल्चर्स को, जो नेशनलिज्म को, वो एक कल्चर डेवलप करना चाहते थे दैट कैन यूनाइट द होल इंडिया इन वननेस, and wants the full territorial and the political integrations of Jammu Kashmir with India, a uniform civil code for all people living in a country irrespective of religion, and ban on religious conversion। ये एक ही है, बीच में गैप हो गया, कन्वर्जन, ठीक है। तो वो एक ऐसा नेशन चाहते थे, है ना, जो डिवाइड ना हो ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन्स एंड डाइवर्सिटीज़। तो इस पे वो ना हो के वो यूनाइट हो। अभी तो कश्मीर इट इज़ द पार्ट ऑफ, स्टिल इट्स द पार्ट ऑफ इंडिया, बट पहले क्या था, थोड़ा सा उसका कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा अलग था। धारा 370 जो वी हैव सीन ना बिफोर कपल ऑफ मंथ्स, उसका कुछ इशू था। सो अब सब कुछ शॉर्टेड आउट है वहाँ, सेम एज जम्मू कश्मीर इज द स्टेट ऑफ इंडिया एज द अदर स्टेट्स। सो केम्स टू द पावर इन 1998 एज द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। बाद में इन्होंने एक अलायंस भी क्रिएट की, जो छोटी छोटी पार्टियाँ थी मिलके विद द बीजेपीज, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। कई बार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनडीए? तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये अलायंस करके 1998 में पावर में आए थे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। अलायंस मतलब बहुत सारी पार्टियां मिलके उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की थी। और बाकी वी ऑल नो दैट आफ्टर द 2014 इट्स कंटिन्यू इन द पावर। नेक्स्ट इज बहुजन समाज पार्टी, द फॉर्म्ड बाय 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। So this party specially worked for the Dalits, Adivasis, OBCs and the religious minorities। इन सब लोगों के लिए ना इन्होंने काफ़ी काम किया, और स्टिल दे आर वर्किंग फॉर दीज पीपल्स। ड्रॉ इंस्पिरेशंस फॉर द आइडियाज एंड द टीचिंग ऑफ साहूजी महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी नेकर एंड द बाबा साहेब अम्बेडकर। मीन्स the leaders of the party and the founders of the party, they were really inspired with these peoples. They wanted to follow the ideologies of these peoples. So it has the main based in the Uttar Pradesh। जो मेन है इस पार्टी का गढ़ है वो कहाँ है? इन उत्तर प्रदेश। एंड substantially present in the neighboring state like the मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। थोड़ी सी या इन नेबरिंग स्टेट में भी इसकी थोड़ा सा एक्सेस है। द फॉर्म द गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट्स ऑफ द डिफरेंट पार्टीज एट डिफरेंट टाइम्स। उत्तर प्रदेश में काफ़ी बार इन्होंने सरकार बनाई है विद द सपोर्ट ऑफ द स्मॉल पार्टीज। नेक्स्ट इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1925। ये जो CPI जिसको बोलते हैं ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये 1925 में फॉर्म हुई। एंड इसकी आइडियोलॉजी थी बिलीव इन द मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड द डेमोक्रेसी। ये इनकी मेन आइडियोलॉजी थी। एक्सेप्ट द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज ए मीन ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास
द फार्मर्स एंड द पुअर्स। इन लोगों के इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहते थे, जो फार्मर्स है ना, गरीब लोग हैं, और जो वर्किंग क्लास है उस लोगों के लिए। बिकॉज द वी बिकम वीक आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पार्टी, इस ये एक्चुअली दिस पार्टी वॉज डिवाइडेड इन 1964 and becomes, and the half party becomes the CPIM when in 1964, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट इसका फुल फॉर्म बनेगी। द सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ केरला, बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये इन प्रदेश में एक्टिव है। करंटली सपोर्ट्स यूपीए गवर्नमेंट्स फ्रॉम द आउटसाइड, और ये जो पार्टी है ये जो यूपीए है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उसको सपोर्ट करती है। जैसे एनडीए है वैसे ही यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। सो नाउ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, CPIM, इट वाज फाउंडेड इन 1964। ये 1964 में स्प्लिट हुई किससे? CPI से। इट बिलीव्ड इन द मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, सपोर्ट द सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, अपोज द इम्पीरियलिज्म्स एंड द कम्युनलिज्म्स। मतलब इन लोगों ने नया एड ऑन क्या किया, वो सेम ही पार्टी है। इट वाज फाउंडेड इन 1964, बट डिफरेंस क्या है, इसने दो वर्ड ऐड किए, इम्पीरियलिज्म्स एंड द कम्युनलिज्म्स। मतलब जो साम्राज्यवाद है, जो लोग अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहे हैं, उसका इन्होंने अपोज किया। और कम्युनलिज्म मतलब जो रिलीजन के नाम पे लड़ाई झगड़े होते हैं ना, दे अपोज दिस। enjoy the strong supports in West Bengal, Kerala and Tripura. Especially the poor, the factory workers, the farmers, agricultural laborers and the intelligentsia. They are the follower of this party. So the critical of the new economic politics that allow free flow of foreign capitals and goods into the country. इन्होंने एक न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ होती है ना, टाइम टू टाइम जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कंट्री लेके आता है, दैट अलाउ द इनका मानना था कि जो हमारा कंट्री है, द गवर्नमेंट है, इट मस्ट the new economic policies that allows the free flow of foreign capitals. जैसे the foreigners, they can come here and invest in our countries. They can open the industries in our country so that they can create the lot of employment. इनका ये मानना था. So next and last, the Nationalist Congress Party, NCP. अब ये the formed was in 1999 and following a split in the Congress Party, adopted democracy, Gandhian secularism, so equality, social justice and freedom. ठीक है, ये इनकी आइडियोलॉजी थी. एंड वांटेड टू द हाई ऑफिसेस इन द गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू बी नेचुरल बोर्न सिटीजन ऑफ इंडियन कंट्री. ये चाहते थे कि जो इंडिया का ही नेटिव मीन्स द नेटिव सिटीजन्स हो, मतलब जो इंडिया के ही उसके पेरेंट्स हो और इंडिया में ही वो पैदा हो, तो ऐसे हो ही पर्सन जो हाई ऑफिसेस हैं उनमें अपॉइंट हो. द ए मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र हैज़ ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय, मणिपुर एंड आसाम. इस पार्टी में यहाँ पर भी इनकी थोड़ी सी पकड़ है. नाउ ये थी तो पार्टीज़ के बारे में. देखो इसमें समझाने लायक कुछ भी, देयर वाज नथिंग्स टू एक्सप्लेन अबाउट दीज पार्टीज. यू जस्ट ओपन योर बुक्स एंड रीड ऑल दीज आइडियोलॉजीज अबाउट द पार्टीज, द नेशनल पार्टीज, बिकॉज द एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क द सिंपल क्वेश्चंस like describes about the बहुजन समाज पार्टी एंड इट्स आइडियोलॉजी. तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछने वाला है. सो सिंपली हमें इनको पढ़ना है, इनके पार्टी के बारे में. हु वाज द फाउंडर एंड व्हेन डिड इट फाउंड, सो या फॉर्म्ड. इस तरीके से क्वेश्चंस में हम पूछ के थोड़ा सा अपने आप को एग्ज़ाम के अंदर कॉन्फिडेंट बना सकते हैं. नाउ लेट्स
टॉक अबाउट द चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज। इससे पहले छोटी छोटी एक दो जो हमारी स्टेट पार्टीज़ होती हैं ना, उनके भी हम नाम याद रख सकते हैं। जैसे छोटी सी पार्टी, जैसे अलग अलग जगह अलग अलग पार्टियाँ होती हैं। अगर पंजाब की बात करी जाए तो वहाँ अकाली दल है, एक स्टेट पार्टी है। इंडियन जैसे हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में काफ़ी सारी पार्टीज़ हैं, जैसे आप भी है और जेजेपी भी है। इस तरीके से अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टीज़ हैं, उनके एक दो के नाम याद कर सकते हैं हम। एंड नाउ द व्हाट आर द चैलेंजेस the political parties. Now we have understood that the political party is a most visible institutions, and we have studied its the functions also, इनके क्या क्या functions हैं, and about we have studied which means what type of the political parties are, means the single party system, है ना, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम्स, ये सब हमने पढ़ लिया। ये ऑल आर गुड, बट कई बार चीज़ के डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो वही पढ़ेंगे कि कई इनके डिसएडवांटेज तो नहीं, बट स्टिल द पॉलिटिकल पार्टीज आर फेसिंग सम चैलेंजेस। तो वो चैलेंज क्या है? फर्स्ट चैलेंज इज़ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद पार्टीज। मतलब पार्टीज़ के अंदर क्या है कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब देखो समझते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड देर इज ए टेंडेंसी इन द पॉलिटिकल पार्टीज टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ द पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। मतलब जो पार्टी की पावर है ना, वो एक या दो लोगों के हाथ में ही होती है, सबको बराबरी का अधिकार नहीं होता है। ओनली टॉप लीडर्स डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सो the parties do not keep the members registers and organizational meetings and don't conduct the internal elections and the elections regularly. What it means कि पार्टी के अंदर अगर कोई डिसीजन लेना है तो इट वाज बेस्ड ऑन द इलेक्शंस, कि ये हम जैसे कोई भी प्रपोजल लेके आना है तो उस पर इलेक्शन करें कि ठीक है आप सब वोट दो कि वी शुड इम्प्लीमेंट दिस डिसीजंस और नोट। तो सब अगर वोट देते हैं, पूरी पार्टी के अंदर वोटिंग होती है, और अगर उसमें 50% से अबव आता है देन वी कैन इम्प्लीमेंट दिस डिसीजंस, अदरवाइज वी कैन ना अवॉइड दिस डिसीजंस। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, बट दे डोंट डू दिस। ओनली द टॉप लीडर्स डिसाइड कि ये होना है तो होना है, दैट्स इट, एंड द अदर फॉलो देम। द ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डोंट गेट sufficient informations on what happened inside the party. Even जो दूसरे लीडर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता पार्टी में क्या चल रहा है। उनको तो बाद में पता लगता है when the decisions was taken, डिसीजन ले लिया जाता है, then they get to know this decision has been taken and they have to follow this. The few leaders exercise the paramount power in the political पार्टीज। तो पैरामाउंट जो पावर मतलब जो मेन पावर होती है ना, पैरामाउंट पावर मतलब हेयर द पैरामाउंट पावर मीन्स द लॉट ऑफ पावर, जो डिसीजन मेकिंग पावर वो कुछ लीडर्स के पास ही होती है। मोर देन लॉयल्टी टू द पार्टीज प्रिंसिपल्स पॉलिसीज, द पर्सनल लॉयल्टीज टू द लीडर्स बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। और इसी वजह से ना जो लोग जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वो पार्टी के लिए डिवोटेड नहीं होते, कई बार किसी पर्सन को डिवोटेड हो जाते हैं। मतलब किसी पर्सन को देख के हम वोट दे देते हैं, और हम पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करने की बजाय किसी पर्सन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैलेंज है था, जितना भी हमने पढ़ा इट वाज आवर फर्स्ट चैलेंज, द इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी में फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा कि पार्टी के अंदर इलेक्शंस नहीं होते हैं, जो लोकल द ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं उनको पार्टी के अंदर का कुछ पता नहीं होता, ओनली टॉप लीडर्स डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो इस तरीके को बोलते हैं। एंड द सेकंड चैलेंज ऑफ द डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। मतलब सेकंड जो चैलेंज है ये उसी से मिलता जुलता है। मतलब अगर पार्टी को कोई अपना हेड बनाना है, ठीक है, तो वो जो हेड है वो दे डोंट मेक ऑन द मेरिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस, दे डोंट मेक द हेड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस। वो क्या करते हैं, जो उनका नियरेस्ट डियरेस्ट होता है या उनके क्लोज जो होता है ना, उसी को हेड बना देते हैं। दे नेग्लेक्ट द मेरिट्स
और द स्किल्स ऑफ द पर्सन, और ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत हार्मफुल है. सो देर आर वेरी फ्यू वेज फॉर ऑर्डिनरी वर्कर्स टू रेज टू द टॉप इन द पार्टीज. ये कह रहा है इसी इन सब की वजह से कि कोई जो ऑर्डिनरी पर्सन होता है ना, वो पार्टी के टॉप में क्वालिटी होने के बावजूद भी उसका जाना बहुत मुश्किल है. इन मैनी पार्टीज द टॉप पोजिशन आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ वन फैमिली. एक ही फैमिली के जो लोग हैं ना, वो एक्सरसाइज करते रहते हैं पावर को. एंड दिस इज अनफेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ द पार्टी. वही जो वी हैव एक्सप्लेन, आई हैव एक्सप्लेन दिस. This is the also bad for the democracy since the peoples who don't have adequate experience, popular supports to acquire the positions of the power. और ये डेमोक्रेसी के लिए खराब है. कैसे? अगर वो लोग जिनको सपोर्ट नहीं है, नॉलेज नहीं है, अगर उनको पावर मिल जाएगी तो क्या होगा? वो पार्टी को स्पॉइल कर देंगे, या वो ठीक से इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो ये हमारा सेकंड चैलेंज था. नाउ स्टडी अबाउट द थर्ड चैलेंज. द थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग ऑफ द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन द पार्टी स्पेशली ड्यूरिंग द इलेक्शंस. देखो, मनी एंड मसल्स पावर से रिलेटेड है. कई बार पार्टी ऐसे पर्सन को वोट दे देती है जो बहुत पैसे वाला होता है या एक क्रिमिनल होता है. बिकॉज कई बार पार्टीज जस्ट वांट टू विन द इलेक्शंस एट एनी कॉस्ट. उनको ये नहीं पता कि उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है. इज इट द पर्सन इज गुड फॉर द डेमोक्रेसी और नॉट, द पर्सन इज गुड फॉर द पीपल और नॉट, जस्ट बिकॉज दे वांट टू बी पावर और दे वांट टू विन इलेक्शंस. तो ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं, ऐसे लोगों का नाम पुट फॉरवर्ड करते हैं जिसके पास पैसा हो, मसल पावर हो, मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड से होता. तो इस तरीके से ये गलत है. और इसमें क्या होता है कि अगर कई बार वो डायरेक्ट टिकट ना देके या उस पर्सन को नॉमिनेट ना करके, कोई जो बड़े बड़े फाइनेंस कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं, वो पार्टी फंड दे देती हैं, पार्टी को थोड़ा सा पैसा दे देती हैं. अब उन्होंने पार्टी को इलेक्शन फाइट करने के लिए अगर पैसा दिया है तो बाद में पार्टी को उनकी बात भी माननी पड़ेगी. तो समटाइम्स दे इन्फ्लुएंस द डिसीजंस और द पॉलिसीज ऑफ द कंट्री. जो बिग हमारे जो फाइनेंशियर होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो गवर्नमेंट के डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं. ये बताया गया है इस थर्ड चैलेंज के अंदर. सो लेट्स रीड what is written in this slide. Since the party are focused only on winning elections, they tend to use the shortcuts to win the elections. तो वो इलेक्शन जीतने के लिए कुछ शॉर्टकट्स अपनाते हैं. They tend to nominate those candidates who have or the can raised a lot of money. जिनके पास बहुत सा पैसा होता है ना, उन्हीं को नॉमिनेट करते हैं. The rich people and the companies who give funds to the parties and tend to have influence on the policies and the decisions of the party. In some cases, the parties support criminals who can win elections. ये दोनों बात, we have discussed all these points. The fourth challenge, अब ये fourth challenge यहाँ से शुरू होता है, is that very often parties do not seems to offer the meaningful choice टू द वोटर्स. मतलब ये सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है. वी डोंट हैव द सो मच चॉइसेस में, मतलब एक पार्टी ए है, फिर एक पार्टी बी है, तो इनकी आइडियोलॉजी सिमिलर सी होती है. आइदर यू इलेक्ट द पार्टी ए और पार्टी बी, बट द सेम थिंग और द सेम टाइप ऑफ द वर्क्स इज दे आर गोइंग टू डू. मतलब वो एक जैसा ही काम करेंगे. यू इलेक्ट ए और बी, इट डजेंट मैटर, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है ही नहीं. लगभग दिखने में समटाइम्स ना दे सीम द डिफरेंट, बट इंटरनली दे आर नॉट. दे वर्क ऑन द सेम आइडियोलॉजी एंड द सेम प्रिंसिपल. तो हमारे पास चॉइस नहीं है. एक तो ये है. दूसरी, वी डोंट हैव द चॉइसेस बिकॉज बड़ी पार्टियां एक दो ही होती हैं.
कभी ए आएगी पार्टी, कभी बी आएगी, तो वी डोंट हैव सो मच चॉइसेस। ये भी एक कारण है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। In recent year, there have been a decline in the ideological differences among parties in the most part of the world. We have discussed this point कि कोई आइडियोलॉजी में डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंट हो गया है। नेक्स्ट, हाउ कैन पार्टीज बी फॉर्म्ड, मतलब रिफॉर्म्ड, सॉरी, मतलब ये पार्टीज हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इनमें रिफॉर्म कैसे ला सकते हैं हम, इनमें सुधार कैसे कर सकते हैं। So the constitutions was amended to prevent the elected MLAs MPs from the changing parties। मतलब क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ चेंज किए गए हैं so that we can stop the MLA and MPs from changing the parties। Suppose मैं किसी एक पार्टी से इलेक्शन फाइट किए और मैंने उस कैंडिडेट को इसलिए वोट दिया बिकॉज ही वॉज फॉलोइंग दिस पार्टी एंड दिस आइडियोलॉजी, मतलब उसकी ये आइडियोलॉजी थी, बाद में हमने इस वजह से वोट दिया, लेकिन वो दूसरी पार्टी के साथ जाके मिल गया, मतलब जो आइडियोलॉजी हमें पसंद नहीं थी वो उसी आइडियोलॉजी में जाके मिक्स हो गया। तो इट इज़ रियली बैड फॉर द डेमोक्रेसी। सो इसको चेंजिंग द पार्टी सिस्टम वी से द डिफेक्शंस। सो दिस वाज डन because many elected representatives were including defection in order to become the ministers or for the cash rewards। और वो चेंज क्यों करते हैं, वो चेंज इसलिए करते हैं ताकि उनको कैश मिले और वो मिनिस्टर बन जाएं, इस तरीके से वो पार्टीज को चेंज करते हैं, और ये हमारा क्या है, डिफेक्शन लो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज करवाने का जो सिस्टम होता है ना, ये डिफेक्शन लो लेके आए ताकि लोग जल्दी से जल्दी पार्टी चेंज ना करें। सेकंड, दे विल लूज द सीट्स इन द लेजिस्लेचर्स। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो अपनी सीट को खो देंगे, ठीक है। तो पार्टी बार बार बदलने को क्या कहते हैं, डिफेक्शन लो। तो हम डिफेक्शन लो लेके आते हैं, और अगर वो ऐसे करेंगे तो वो क्या करेंगे, लेजिस्लेचर में जो उनकी सीट है वो उसको खो देंगे। सेकंड, द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड द criminals. Now it is mandatory for every candidates who contest elections to file an affidavit giving detail of this property and the criminal cases pending against him. Suppose if anybody is going to fight an elections, तो he has to give an affidavit so that उसमें हमें उसकी डिटेल्स पता लगे कि उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है और उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। So the Election Commission passed an order making it necessary for the political parties to hold their organizational elections and file their income tax and returns। और अब इलेक्शन कमीशन ने एक और रूल बना दिया गया है कि आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो और अपना पूरा डिटेल सबमिट करो, मतलब ठीक है। द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट समटाइम्स इट इज मेयर फॉर्मेलिटीज। मतलब अब देखो हो क्या रहा है कि ये सारे रूल रेगुलेशन बना तो दिए हैं, एंटी डिफेक्शन लो, ठीक है, एफिडेविट, or they will give their details, account details, or they will file the income tax, but इनका कोई फ़ायदा नहीं है because sometimes they just do the formalities, वे formality करते हैं। So the law should be made to regulate the internal affairs of the political parties. It should be made compulsory for the political parties maintaining a register of its members to follow its constitutions and have the independent authority to act as a judge in case of party disputes, to hold open elections to the highest post। देखो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ कंपलसरी चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे जो पार्टी के मेंबर्स हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ है उनको रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए, मतलब
पार्टी में कौन कितना रोल प्ले कर रहा है, कितने विजिट कर रहा है, क्या उसका वर्क है, क्या टास्क है, सब कुछ रजिस्टर होना चाहिए ताकि उन्हीं के बेसिस पे उसको प्रमोशन मिले। ठीक है। और दूसरा, अगर पार्टी में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके लिए एक सेपरेट ना एक सिस्टम होना चाहिए सो दैट दे कैन सोल्व दीज डिस्प्यूट्स। और दूसरा, कोई अगर हाई पोस्ट है जिस पे किसी को अपॉइंट करना है तो पार्टी के इंटरनली इलेक्शन होने चाहिए, उसके बाद ही उसको पार्टी में हाईएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, it should be made the mandatory for the political parties to give the minimum numbers of ticket about 1/3 women candidates। मतलब कुछ हमें ऐसे मैंडेटरी चेंज करने पड़ेंगे कि जो 1/3 सीट्स हैं वो वीमेन को देनी पड़ेंगी, सो दैट वी कैन कंक्लूड द वीमेन आल्सो इन द पॉलिटिक्स। Similarly, there should be a quota for women in the decision making bodies for the party। तो वीमेन को डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है ना उसके अंदर भी शामिल करना होगा, कोटा होना चाहिए। देयर शुड बी द स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। द गवर्नमेंट शुड गिव द पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शंस एक्सपेंसेस। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड, द पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन। मतलब गवर्नमेंट को इन लोगों को पैसा देना चाहिए इलेक्शन फाइट करने के लिए, एक फिक्स, एंड इट कुड बी गिवन इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ द वोट सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। और जो ये कैश या पेट्रोल, ये जो भी चीज़ें हम इनको दे रहे हैं, इनका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि भाई कितना दें इनको, तो जितने पार्टी ने लास्ट ईयर वोट किया था उनके प्रपोर्शन में ही उनको देना चाहिए। तो लास्ट कंक्लूजन हम पढ़ते हैं कि इस पूरे पार्ट चैप्टर का कंक्लूजन क्या है। These suggestions have not yet been accepted by the political parties। जो ये चेंजेस हैं ये अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किए हैं। These are the two other ways in which the political parties can reforms। दो और तरीके हैं जिनके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें सुधार किया जा सकता है। वन, द पीपल कैन पुट प्रेशर्स ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज। लोग खुद जाएं और पॉलिटिकल पार्टीज पे एक प्रेशर क्रिएट करें। दिस कैन बी डन थ्रू द पिटिशंस, पब्लिसिटी और द एजिटेशंस। मतलब पिटिशंस मतलब जाके एक रिटर्न में या वर्बली उनके सामने अपनी बात रखें, और या वो मैसेज स्प्रेड करें पब्लिक में कि ऐसा होना चाहिए, या कोई आंदोलन भी कर सकते हैं। द ऑर्डिनरी सिटीजन्स, द प्रेशर ग्रुप एंड द मूवमेंट्स एंड द मीडिया कैन play an important role in this। If the political parties feel that they would lose public support by not taking up reforms, they would becomes more serious about the reforms। देखो, जो हमारे ऑर्डिनरी लोग हैं, द ऑर्डिनरी सिटीजन्स, मतलब आम, द वी आर द ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट्स, एंड तो ये जो एंड द मीडिया कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस। ये सारे लोग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। इफ़ द पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड लूज द पब्लिक सपोर्ट बाय नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म्स, तो उनको ये डर रहेगा कि अगर हम ये रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो पब्लिक में वो अपनी जो सपोर्ट है ना उसको खो देंगे। ठीक है। सो द क्वालिटी ऑफ द डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द पब्लिक पार्टिसिपेशंस। मतलब जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे पॉलिटिक्स में उतने ही इसकी क्वालिटी इंप्रूव होती चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि वी जस्ट रीड एंड राइट अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज और उनमें ज़्यादा कुछ पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिफॉर्म द पॉलिटिक्स इफ़ द ऑर्डिनरी सिटीजन्स डोंट टेक पार्ट इन इट, सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम द आउटसाइड। बाहर से सिर्फ आलोचना करने से कुछ नहीं होगा, हमें इसके अंदर पार्टिसिपेट करना होगा। द प्रॉब्लम ऑफ द बैड पॉलिटिक्स कैन रिजोल्व बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स। और ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशंस, कि जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।